Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter electrochemistry of class 12th. तो देखो बेटा, आज हमने किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है, दैट इज़ वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से वेरी करती है। देखो बेटा, हम ओनली कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी की बात नहीं करेंगे, हम कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन चार चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड ओनली कंडक्टिविटी, इन चारों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन के साथ इनकी किस तरह से वेरिएशन होती है वो देखेंगे, ठीक है। इससे पहले बेटा क्या है कि हम ये समझ लेते हैं कि कंसंट्रेशन का क्या मतलब है। हमें पता है कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन का ये मतलब कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है किसी सॉल्वेंट में, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कितना इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है किस चीज़ में, सॉल्वेंट में, ठीक है। तो देखो कि बेटा क्या होगा कि अगर हम बात करें सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, कितना इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, अगर देखो ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अगर इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट कम है ना, सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोलाइट, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है। अब देखो, मान लो हमने एक पहले कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो NaCl इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया, उसकी अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है सॉल्वेंट में, ठीक है। तो मतलब उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हमने उसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कम करना है तो हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे। मान लो हम उसमें क्या करते गए, वाटर ऐड करते गए, वाटर ऐड करते गए, उसकी कंसंट्रेशन कम होती गई। जब बेटा हम वाटर या सॉल्वेंट की एडिशन करके कंसंट्रेशन को कम करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, डाइल्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। तो एक तरह से हम इस टॉपिक में विद डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन ये पता करेंगे कि उनकी कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी में किस तरह से वेरिएशन आती है। क्लियर हुआ बेटा। अब देखो, पहले हम बात करते हैं कंडक्टेंस की, ठीक है। जी की बात करते हैं, कंडक्टेंस की बात करते हैं। दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी बेटा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, एक तो नंबर ऑफ़ आयंस पे डिपेंड करेगी, है ना। जितने नंबर ऑफ़ आयंस ज़्यादा होंगे उतनी जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये डिपेंड करेगी बेटा मूवमेंट ऑफ आयंस पे, मूवमेंट ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगी। जितनी आयंस की मूवमेंट ज़्यादा होगी, है ना, मूवमेंट ज़्यादा होगी तो जी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है। अब देखो बेटा, जब हम डिल्यूशन करते जाएंगे तो डिल्यूशन के साथ साथ क्या होता जाएगा बच्चों, जब भी हम डिल्यूशन कर रहे हैं तो डिल्यूशन के साथ क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगी, मतलब दोनों का इफेक्ट हो गया। चाहे मैं डिल्यूशन बोलूँ, अगर मैं डिल्यूशन को इंक्रीज़ कर रही हूँ तो इसका मतलब कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। अब देखो, जब हम डिल्यूशन करते जाएंगे, मतलब मान लो हमारे पास पहले नंबर ऑफ़ आयंस थे जितने भी थे, हमने क्या कर दिया, मान लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था पहले हमारे पास पूरा, जब हमने वाटर ऐड कर दिया तो क्या होगा, जो आयंस होंगे बेटा वो क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, है ना। जो आयंस होंगे वो मूव करने लग जाएंगे, इसका मतलब उसकी मोबिलिटी तो इंक्रीज़ हुई ना, मोबिलिटी इंक्रीज़ हुई, इसका मतलब हमारी कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। अब हम बेटा दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लेके चलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जिनकी कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है ना, कंप्लीटली वो टूट जाते हैं आयंस में, चाहे उनकी डिल्यूशन कम ही क्यों ना हो, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में भी उनके आयंस प्रॉपर बने होंगे। तो इसका मतलब अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ़ आयंस जो हैं, है ना, वो इंक्रीज़ नहीं करेंगे, है ना, उस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओनली मोबिलिटी पे, मूवमेंट पे मूवमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। तो जो मूवमेंट इंक्रीज़ की, इसका मतलब हमारी जी की वैल्यू इंक्रीज़ की। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जिनकी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती है ना। तो जब बेटा हम डिल्यूशन करते जाएंगे ना, डिल्यूशन से नंबर ऑफ़ आयंस भी इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि वाटर क्या करेगा, वाटर आयंस को तोड़ने का काम करेगा,
ठीक है। तो जिस तरह से हम डिल्यूशन करते जाएंगे, डिल्यूशन करने से नंबर ऑफ़ आयंस भी इंक्रीज़ होंगे एंड मूवमेंट भी इंक्रीज़ होगी, तो दोनों चीज़ों का इफेक्ट पड़ेगा, दोनों चीज़ों के कारण जी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा कि जो जी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जी की वैल्यू इंक्रीज़ तो करेगी लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट से कम अमाउंट में। क्लियर है बच्चों। अब ये तो हुई कंडक्टेंस की बात। अब हम करते हैं बेटा कंडक्टिविटी की बात। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि कंडक्टिविटी का क्या मतलब है कि 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब जी ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। तो बेटा मान लो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें क्या है, हमने मान लो 5 ml सॉल्यूशन ले लिया, 5 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया। लेकिन अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो हमें पूरा 5 ml नहीं चाहिए, हम एक यूनिट ml की बात करेंगे, ठीक है, मतलब हमें यूनिट वॉल्यूम चाहिए, यूनिट वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ml में है तो हम किसकी बात करेंगे? 1 ml की बात करेंगे, है ना। जो हमारा 1 ml सॉल्यूशन होगा ना बेटा, उसकी हम कंडक्टेंस चेक करेंगे। चलो हमने मान लिया कि उसकी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, मान लो हमने NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, तो इसमें ये मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 आयंस प्रेजेंट थे, एक ही Na पॉजिटिव था, एक ही Cl नेगेटिव था, ये हम लेट करके चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने डिल्यूशन कर दी, मान लो हमने 5 ml और ऐड कर दिया, इसमें 5 ml वाटर ऐड कर दिया, 5 ml सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो सॉल्वेंट ऐड होने से पूरा जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा? पहले तो 10 ml, क्योंकि 5 ml पहले था, 5 ml हमने और ऐड कर दिया, 10 ml वॉल्यूम हो गया। अब 10 ml में से हम 1 ml चेक करेंगे, पहले तो हम 5 ml में से 1 ml चेक कर रहे थे ना, अब हम 10 ml में से 1 ml चेक करेंगे। तो 1 ml में अब क्या हो जाएगा बेटा? 2 आयंस नहीं, ओनली 1 आयन रह जाएगा, मतलब मान लो ओनली Na पॉजिटिव बच गया। अगर Na पॉजिटिव बच गया, इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस जो हैं 1 ml में तो डिक्रीज़ कर रहे हैं ना। पहले हम 5 ml का 1 ml चेक कर रहे थे, है ना, अब हम 10 ml का 1 ml चेक कर रहे हैं। समझ में आया ना? पहले हम 5 ml का 1 ml चेक कर रहे थे, अब हम 10 ml का 1 ml चेक कर रहे हैं, तो उसमें कितने आयंस बचेंगे? 1 आयन बचेगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ आयंस डिक्रीज़ कर रहे हैं ना बेटा। जब नंबर ऑफ़ आयंस डिक्रीज़ करेंगे तो कंडक्टेंस भी क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। इसका मतलब हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करती है ऑन डिल्यूशन, मतलब जब हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं, है ना, उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे क्या होता है बेटा? कापा की वैल्यू भी क्या करती है? डिक्रीज़ करती है, ठीक है। कंडक्टेंस की वैल्यू ऑन डिल्यूशन इंक्रीज़ करती थी, लेकिन कंडक्टिविटी की वैल्यू ऑन डिल्यूशन डिक्रीज़ करती है। समझ में आया बेटा? अब नेक्स्ट चीज़ देखो, हमारे पास क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? बाकी बेटा वीक एंड स्ट्रॉन्ग के लिए उस तरह से ही हम वेरिएशन देखेंगे जिस तरह से हमने कंडक्टेंस की देखी थी, ठीक है। अब देखो बेटा, हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है? कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय m, ठीक है, ये होती है ना। अब देखो रजे, पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला देखो, हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो अगर हम ml की बात कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, यही होता था हमारा मोलैरिटी की वैल्यू। तो बेटा मोलैरिटी में हम यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे हम कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी की बात। तो मोलर कंडक्टिविटी का क्या मतलब है? जैसे हमने कंडक्टिविटी में 1 ml सॉल्यूशन लिया था, उसी तरह से मोलर कंडक्टिविटी में बेटा हम सॉल्यूशन लेते हैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, 1 मोल सोल्यूट या फिर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का हम सॉल्यूशन लेते हैं, उसकी बात करते हैं। तो बेटा इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ मोल्स है ना, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं बेटा? वैल्यू 1। तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की वैल्यू निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगी? ध्यान से देखो, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो यहाँ पे हम 1000 अपॉन मोलैरिटी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम लिख सकते हैं ना बेटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कापा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम।
क्लियर है। अब देखो जब हम डिल्यूशन करते हैं, डिल्यूशन से कापा की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, एंड वॉल्यूम की वैल्यू क्या करती है, वॉल्यूम तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ किया ना, पहले 5 ml था, जब हमने डिल्यूशन कर दी तो 5 ml हमने और बढ़ा दिया था, मतलब टोटल वॉल्यूम 10 ml हो गया था ना, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। अब कापा ऑनली इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब बेचारा कापा जो मोलर कंडक्टिविटी है ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब बेचारी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, कंफ्यूज होगी। कंफ्यूज क्या होगी कि वो कापा की तरह डिक्रीज़ करे या वॉल्यूम की तरह इंक्रीज़ करे। ठीक है, तो बेटा देखो जो कापा की वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं करती है, कंडक्टिविटी की वैल्यू इतनी ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं करती है जितना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है। वॉल्यूम तो सीधा ही बढ़ गया ना बेटा 5 ml, है ना, जितना हमने ऐड किया उतना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया, मतलब वॉल्यूम पे ज़्यादा डिपेंड करेगी मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है, तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है जब क्या है, डिल्यूशन हो रही है। क्लियर है, वो वॉल्यूम पे ज़्यादा डिपेंड करेगी, कापा पे इतना डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ कर रही है ऑन डिल्यूशन। सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करेगी, जैसे मोलर कंडक्टिविटी की उसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस भी इंक्रीज़ कर रही थी, लेकिन जो हमारी बेटा कंडक्टिविटी थी, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस थी, उसकी वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है ऑन डिल्यूशन। ठीक है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से इसको रीड कर लेना। अब देखो बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ग्राफ है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है बेटा, देखो जो हमारा KCl है, ये ग्राफ कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी के बीच क्या है, रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है बेटा, इसमें हमने दो तरह की इलेक्ट्रोलाइट लेके चले, एक तो KCl जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक एसिटिक एसिड जो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है बेटा, क्योंकि ये वीक एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, बिकॉज इट इज़ सॉल्ट। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है, हमारे पास दो चीज़ें हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया। अगर हम स्ट्रॉन्ग देखो कंसंट्रेशन इधर वाली साइड तो इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, डिल्यूशन। हमने तो डिल्यूशन के अकॉर्डिंग इफेक्ट देखा ना, तो जब हम डिल्यूशन करते हैं इसका क्या मतलब है कि हम कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो हम जो इफेक्ट हमारा देखेंगे वो हम इस साइड देखेंगे। ठीक है, एंड मोलर कंडक्टिविटी इस साइड इंक्रीज़ करेगी। तो क्या मतलब है, जिस तरह से हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं, डिल्यूशन कर रहे हैं, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है। यही तो हमने अभी देखा था कि डिल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है, वही इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये बहुत कम इंक्रीज़ करती है। यही मैंने बताया था कि कंडक्टेंस भी क्या करती है, इंक्रीज़ तो करती है लेकिन बहुत कम अमाउंट में। अब जब हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, एसिटिक एसिड के बारे में, तब क्या होता है बेटा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर रही है वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करी है, 0 के आसपास थी पहले, अब 400 के नियर अबाउट हो चुकी है। क्लियर है, तो क्या है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। क्यों, क्योंकि मोबिलिटी के साथ साथ, मूवमेंट के साथ साथ और क्या, नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज़ करते हैं ऑन डिल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है बच्चों। अब देखो एक और बात बेटा, यहाँ पे एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में लिखा हुआ है। अब ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m, ये तो मोलर कंडक्टिविटी हुई, लिमिटिंग के लिए हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या मतलब है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इनफाइनाइट डिल्यूशन का क्या मतलब कि हमने डिल्यूशन को इनफाइनाइट कर दिया, मतलब हमने बहुत ही ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दिया, इतना ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दिया कि क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है या जो हमारा सोल्यूट है उसकी अमाउंट क्या होगी बेटा, नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, वो क्या हो गया, बहुत कम अमाउंट में अब दिखाई देने लगा जितना वो पहले था, मतलब उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुकी है, नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन उसकी हो चुकी है। ठीक है, तो हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करनी है, मतलब जब हम ज़ीरो कंसंट्रेशन की, नियर अबाउट ज़ीरो कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं।
क्लियर है। अब देखो बेटा, नियर अबाउट ज़ीरो कंसंट्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि देखो, अगर हम ज़ीरो कंसंट्रेशन की बात करें फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हमें ग्राफ से क्या है, वैल्यू मिल जाएगी ना ज़ीरो कंसंट्रेशन के लिए, ये इनफाइनाइट डिल्यूशन के लिए, तो हमें ग्राफ से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगी, लैम्डा एम नॉट। ठीक है, बट अगर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालनी है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा देखो, ग्राफ किस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, वो कभी भी इसके साथ मैच कर नहीं रहा ना। अगर करेगा तो बहुत दूर जाके चेक करेगा, मतलब हम इतनी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट ग्राफ से तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ से तो नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसके लिए एक और तरीका होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं कोहलार्श लॉ। ठीक है, कोहलार्श लॉ होता है जिससे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन की वैल्यू निकालते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब बेटा अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें ये एक फॉर्मूला है बेटा, जिसको क्या बोलते हैं, डिबे-हक्कल ऑन-सैगर इक्वेशन। डिबे-हक्कल ऑन-सैगर इक्वेशन, ये बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसके बारे में आपने क्या करना है, इसको लर्न करना है। ये किसके लिए बेटा, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैसे बनी ये वैल्यू, ये बनी है बेटा यहाँ से, इसी ग्राफ से बनी है, इस ग्राफ से बनी है वैल्यू। ठीक है, इस ग्राफ से वैल्यू आई है। कैसे आई है बेटा, देखो क्या है हमारी इक्वेशन इज लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी हाफ। यही है ना हमारी इक्वेशन, लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी हाफ। इसका क्या मतलब है बेटा, देखो हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालते हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है ना बेटा, क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये उसी के साथ मैच करती है। कैसे, जो लैम्डा एम है दैट इज़ y, ठीक है, जो लैम्डा एम नॉट है दैट इज़ c। यहाँ पे c है क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो a माइनस ए एंड एक क्या है, सी हाफ है ना। अब बेटा पहले तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि अगर सी हाफ की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो लैम्डा एम की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, मतलब इनका उल्टा रिलेशन है। ठीक है, ए क्या है हमारी स्लोप, एम क्या होती है, स्लोप होती है ना, ए इज स्लोप। ठीक है, एक्स सी हाफ हो गया एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या लिया है हमने, लैम्डा एम, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्या लिया है, सी हाफ। एंड ये जो लैम्डा एम नॉट है बेटा, ये क्या हमें शो कर रहा है, दिस इज इंटरसेप्ट। ठीक है, लैम्डा एम नॉट क्या है, इंटरसेप्ट है। वो क्या होता है बेटा, जहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है ना, ये लाइन है, जहाँ पे जाके मीट करेगी, ठीक है, वो वैल्यू होगी लैम्डा एम नॉट। क्लियर है बेटा, ये हमारी वैल्यू आ गई। इसी से ये वाली इक्वेशन बनी है, डिबे-हक्कल ऑन-सैगर इक्वेशन। बाकी जो भी मैंने आपको समझाया है बेटा वर्ड्स में, है ना, वही सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्लियर है। इसके बाद आता है बेटा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे पता किया जाता है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वी हैव कोहलॉर्श लॉ। ठीक है, कोहलॉर्श लॉ होता है जिससे हम क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से बेटा करते हैं, पहले तो कोहलॉर्श लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि मान लो हमने वैल्यू निकालनी है KCl के लिए या फिर NaCl के लिए। KCl के लिए लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, ऑब्वियसली दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी लगती है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी लगती है, दोनों के लिए लगती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ग्राफ से पता नहीं लगा सकते ना, तो इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोहलॉर्श लॉ का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, किसके इक्वल होगी, इज़ इक्वल्स टू लैम्डा, या आप सिंपल वैसा लैम्डा भी लिख सकते हो जैसे हम ये लिखते हैं, लैम्डा एम नॉट फॉर K पॉजिटिव, ठीक है, प्लस लैम्डा एम नॉट फॉर Cl नेगेटिव।
मतलब क्या है कि बेटा अलग अलग आयंस के लिए, ठीक है, अलग अलग आयंस के लिए हम क्या है इसको लिख सकते हैं। एक्चुअल में बेटा आप क्या करो, ऐसे लिखो लैम्डा एम नॉट, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी KCl के लिए एंड कौन सी आयंस के लिए। अगर हम आयंस के लिए लिखते हैं ना बेटा लैम्डा एम की वैल्यू, तो दूसरा लैम्डा लिख लिया करो जो हम पहले यूज़ करते थे या फिजिक्स में आप यूज़ करते हो वेवलेंथ के लिए, प्लस लैम्डा नॉट एम फॉर Cl नेगेटिव। मतलब क्या है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो किसके इक्वल होती है? अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल लें किस चीज़ के लिए, अलग अलग आयंस के लिए, ठीक है, उनके आयंस के लिए अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालें, उनको ऐड करें, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो बेटा हम किस तरह से इसको निकाल सकते हैं? मान लो देखो हमने बेटा क्या करना है, हम एक न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग बेटा इसको समझेंगे, न्यूमेरिकल के बिना ये समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। रुको हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल के साथ इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। ये 3.8 एग्जाम्पल देखो, 3.8 एग्जाम्पल है बेटा। 3.8 एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl, ठीक है, NaCl के लिए हमें वैल्यू दी है, HCl के लिए हमें वैल्यू दी है, NaAC के लिए हमें वैल्यू दी है। ये तीनों वैल्यूज़ हमें रिस्पेक्टिवली गिवन है। हमने क्या करना है, HAC के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो लैम्डा एम नॉट NaCl के लिए लिखते हैं, ठीक है, NaCl के लिए लिखते हैं, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? लैम्डा नॉट एम, ठीक है, Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव, ठीक है। उसी तरह से अगर हम HCl के लिए लिखें, HCl के लिए क्या आएगी? लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, ठीक है। तीसरी वैल्यू हमें क्या गिवन है बेटा? NaAC, ठीक है, ये किसके इक्वल आएगी? लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट AC, ठीक है। इसको बेटा साथ साथ ना राइट करते चलो, फिर ही समझ में आएगा, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है कि मैं सारा का सारा एक बारी में ही लिख सकूं, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई? तीनों जो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन है उनकी हमने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन लिख ली। अब बेटा क्या करोगे, देखो हमें चाहिए क्या? HAC के लिए वैल्यू चाहिए, H एंड AC के लिए वैल्यू चाहिए, मतलब हमें एक तो H चाहिए है ना, एक AC चाहिए, इसके लिए वैल्यू चाहिए। अब मान लो कि अगर हम बाकी चीज़ों को कैंसिल कर दें किसी भी तरह, अगर हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ बच जाएंगी ना बेटा। तो हम इनका यूज़ करके क्या कर सकते हैं? वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो हम करेंगे क्या बेटा, हम ये करेंगे कि लैम्डा एम नॉट HAC की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा नॉट एम HCl, ठीक है, प्लस कर देंगे वैल्यू लैम्डा एम नॉट NaAC, माइनस कर देंगे वैल्यू लैम्डा एम नॉट क्या NaCl, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे, ठीक है। जब हम माइनस करेंगे बेटा तो हमें रिलेशन मिल जाएगा। आप देखोगे कि कैंसिल करके देखो इन चारों वैल्यू, इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम खोल के लिखेंगे तो हमारे पास बेटा ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे देखो बेटा, अगर यहाँ पे मैंने Cl के साथ Cl कट कर दिया, Na के साथ Na कट कर दिया, क्या बचा? H पॉजिटिव एंड AC, H पॉजिटिव एंड AC, ये वाली वैल्यू बच गई, ये वाली वैल्यू मिलके क्या बना रही है? HAC। अब हमें बेटा इन तीनों की देखो, HCl की वैल्यू हमें पता है, HCl बना रहा है ना, इसकी वैल्यू हमें पता है, NaAC की पता है, NaCl की पता है। इन तीनों को वैल्यूज़ का पुट करके यूज़ करके हम क्या है, टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यही क्या होता है बेटा? कोहलॉर्श लॉ। समझ में आया ना? अगर मान लो कि हमारे पास कभी जैसे ये है CaCl2, अगर मान लो हमारे पास 2 आ गया, 3 आ गया है ना, ऐसे आयंस आ गए, तो हम क्या कर देते हैं बेटा? उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टू दी लैम्डा वैल्यू, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया गया है। क्लियर है? इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं? कोहलॉर्श लॉ अप्लाई करते हैं फॉर दी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स,
ठीक है, ये सारा कोहलाश लॉ हमें गिवन है। क्लियर है बच्चों। अब ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई है आयंस के लिए, हमें आयंस की वैल्यू लर्न नहीं करनी है, सिर्फ आप एक बार देख लेना, आयंस की वैल्यू लर्न नहीं करनी है। जब भी न्यूमेरिकल आएगा कोहलाश लॉ का ऐसे आ जाए कि स्टेट करो कोहलाश लॉ क्या होता है एंड इसका न्यूमेरिकल बताओ, या कोहलाश लॉ किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू तो हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते ना ग्राफ से, इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, हम मतलब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम क्या करते हैं, एक लॉ लगाते हैं कोहलाश लॉ, उससे क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाला था वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो हम ग्राफ वाला तरीका कब भी यूज़ करते हैं, हम ज़्यादा तरीका कब भी किसके लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग इसके लिए कोहलाश लॉ का तरीका यूज़ करते हैं। अब बेटा यहाँ पे हमने किया क्या, अगर आप ध्यान से देखो, जो भी हमने यहाँ पे वैल्यूज यूज़ की हैं, जो हमारा NaCl है, HCl है, NaAC है, ये तीनों क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनकी वैल्यू कहाँ से आई थी, इनकी वैल्यू तो हमने कोहलाश लॉ से हम कैसे पता कर सकते हैं, किन्हीं चीज़ों की वैल्यू तो हमें पता होनी चाहिए ना बेटा, तो इन तीनों की वैल्यू हमने ग्राफ से कैलकुलेट की है। क्लियर है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा एक और चीज़ होती है कि अगर हम देखें जो हमारा अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू हम इससे कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज़ अल्फ़ा हेयर, अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमने किया था ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, है ना, जब हमने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकाला था लास्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में सॉल्यूशन में, है ना, तब अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू किसकी इक्वल होता है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हमने निकालनी हो तो वो किसकी इक्वल होती है, अल्फ़ा लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा m नॉट। ये फॉर्मूला भी आपको क्या करना है बेटा, लर्न करना है। क्लियर है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। अब बेटा हमने क्या है, हमने एक सेल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। कौन सा सेल हमारा कंप्लीट हो गया, गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, उसके रिलेटेड हमने सभी चीज़ें कर ली। अब इलेक्ट्रोलाइट हमने क्यों यूज़ किया, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमने सेकंड सेल करना है, 2 सेल के बारे में डिस्कस करना था ना इस चैप्टर में, सेकंड सेल के बारे में करना है, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज़ होता है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है बेटा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है ना, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।